चलिए, नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपके YouTube चैनल RJK में। चलिए, आज बहुत ही खुशी की बात है कि हम लोग का एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। और कैसा कि जहां से इतिहास में हर जगह से वहां से क्वेश्चन पूछी जाती है। और इतिहास के लिए बहुत फेवरेट टॉपिक है, वो है हमारा मुगल वंश। दोस्त, हर एग्जाम में ऐसा एक भी एग्जाम नहीं है जो कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं उठाता होगा इस वंश से। तो बहुत ही फेवरेट वंश है और इसको हम इतना अच्छा से पढ़ेंगे ना कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आज हमारा स्टार्ट हो रहा है नई टॉपिक जिसे कहते हैं मुगल वंश। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्लास की तरफ। दोस्त, इसको अच्छा से समझ लीजिएगा, अच्छा से समझिएगा, ध्यान से, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। और ऐसा नहीं है कि आपका एग्जाम में इससे क्वेश्चन छूटेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। सिर्फ आप लोग ध्यान से पढ़िए, अच्छा से पढ़िएगा। कोई भी डाउट हो तो बताइएगा मेरे को, डाउट क्लियर करके ही रखेंगे आपको। तो ठीक है, चलिए चलते हैं अपने मुगल वंश की तरफ। दोस्त, सबसे पहले बात जानते हैं कि मुगल वंश ये है क्या, आखिर इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, सभी चीज को देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको मैं एक मैप की तरह से आपको समझाना चाहते हैं। उस मैप को समझ जाइएगा ना तो मुगल वंश समझना बहुत ही इजी हो जाएगा, खास करके जो स्टार्टिंग के टॉपिक है इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे समझते हैं। दोस्त, मुगल वंश की यदि बात करें तो हमारा भारत के अंदर मुगल वंश कैसे प्रवेश करता है तो ध्यान सुनिएगा। यदि राजनीतिक दृष्टि से बात करें हम तो हमारे देश में ये बात है लगभग, देखिए, मुगल वंश 1526 से लेकर के 1707 ईस्वी तक चला है। तो उस टाइम की हम बात करें तो यदि दिल्ली पे यहाँ जगह होगा जो कहेगा दिल्ली, ये दिल्ली जगह है जिसको दिल्ली तो दिल्ली में यहाँ पे मुगल वंश का शासन चल रहा था। यहाँ पे दिल्ली, यहाँ पर लगा पड़ेगा आपको, यहाँ पे ये क्षेत्र हो गया, ये क्षेत्र दिल्ली का। दिल्ली में यहाँ पे लोधी वंश का शासन चल रहा था। और वो इस टाइम जो दिल्ली के शासक थे वो थे इब्राहिम लोधी। ये भारत की राजनीतिक दृष्टि में एक बार बता रहा हूँ, यहाँ समझ लीजिएगा ना, फिर आपको इजी हो जाएगा समझना, बहुत इजी। तो 2 मिनट समझा रहा हूँ, मैप को समझ लीजिए। अब 2 मिनट बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मुगल वंश कैसे प्रवेश किया है, बाबर कैसे भारत पर आक्रमण किया। तो एक बार यहाँ समझ लीजिए, फिर इजी हो जाएगा। दोस्त देखिए, तो दिल्ली में यहाँ कौन सा लोधी वंश चल रहा था। लोधी वंश का उसमें शासक कौन था, इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी शासक था दिल्ली के। यदि हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत की हम बात करें तो यहाँ पर था विजयनगर साम्राज्य और यहाँ पे बहमनी। दोस्त, धीरे धीरे यहाँ तो विजयनगर लगभग समाप्ति हो चुका था और बहमनी भी लगभग बहमनी में भी कई छोटे छोटे टुकड़े बट गए थे और कई बिखराव हो गए थे। जहां तक हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का जो लोधी वंश चल रहा था वहां भी कोई उतना मजबूत जो शासन नहीं था जितना कि पहले था। और हमारे भारत के अंदर कई टुकड़े हो चुके थे और कई बिखराव हो चुका था। दोस्त, आप लोग इस बात से खुद समझ सकते हैं कि एकता में बल होती है, और यदि आपका बिखराव हो जाएगा तो आपका खुद कमजोर हो जाइएगा। तो भारत के अंदर कई छोटे छोटे टुकड़े बन गए थे, कई छोटे छोटे राजा उत्पन्न हो गए थे और अलग अलग अपना शासन चल रहा था। तो क्या हो गया कि भारत हमारा कमजोर पड़ गया, कोई भी एक तरफा कोई मजबूत शासक नहीं था। उसी के टाइम विदेशी आक्रमण का एक सुनहरा मौका था कि भारत कई टुकड़े बट गया है, कोई शक्तिशाली विशेष पर कुछ है नहीं। तो इसी टाइम मौका देख करके एक विदेशी आक्रमण होती है जो होती है बाबर के तरफ। तो समझिएगा बाबर कैसे आक्रमण किया। दोस्त, ये जो हमारा क्षेत्र है यहाँ का, ये क्षेत्र है फरगना जिसको बोलते हैं। ये बाबर का क्षेत्र है फरगना। ये बाबर का क्षेत्र है जिसको फरगना कहते हैं। यहाँ बाबर था। बाबर के यदि इस तरफ का बात करें, इस तरफ है तो इस तरफ एक क्षेत्र था जिसको समरकंद बोलते हैं। समरकंद बाबर यहाँ पर रहता था जिसे फरगना बोलते हैं। इस तरफ का क्षेत्र था जो कि समरकंद, और इस तरह का जो एरिया था हमारा जो कि अफगानिस्तान के क्षेत्र जो बोलते हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान तो पहले तो भारत पाकिस्तान एक ही में था, अफगानिस्तान बोलेंगे। ये अफगानिस्तान के जो क्षेत्र है जो प्रेजेंट का, यहाँ पर काबुल कंधार इत्यादि ये सब जो क्षेत्र था, काबुल कंधार जो क्षेत्र था वो यहाँ पे था।
समझिएगा ध्यान से। तो बाबर तो फरगना का रहने वाला था यहाँ का। तो बाबर सबसे पहले आक्रमण किया यहाँ समरकंद पर। बाबर सबसे पहले समरकंद पर आक्रमण किया, तो आक्रमण कर लिया और वहां पर अपना अधिकार भी जमा लिया। कैसे विस्तृत रूप में आपको समझाएंगे, पहले यहां समझ लीजिए, फिर आगे आपको अच्छा समझाएंगे। तो बाबर था ये पहले यहाँ पर आक्रमण किया समरकंद पे, समर्पण आक्रमण किया, कुछ दिन तक शासन भी किया, लेकिन वो पूरी तरह से सत्ता को नहीं चला पाया। लास्ट में इसको यहाँ से छोड़कर भागना पड़ा। भागने के बाद लास्ट में जो यहाँ का जो क्षेत्र है जिसको बोलते हैं काबुल का क्षेत्र और गजनी का क्षेत्र, यहाँ इसके बाद यहाँ पर आक्रमण किया, जो कि काबुल और गजनी का क्षेत्र था। काबुल गजनी के क्षेत्र पर इसने आक्रमण किया और यहाँ पर अपना अधिकार जमा लिया। यहाँ पर अधिकार जमा लिया तो सोचिए कि समरकंद पर आक्रमण किया, वहां पर रहा, फिर काबुल पे आया, फिर यहाँ गजनी में आया और यहाँ छोटा छोटा 3-4 आक्रमण करके और आक्रमण किया है। तो होने क्या लगा, आप सोचिए कि कोई भी एक व्यक्ति है, तो कोई एक ही जगह तो सत्ता चलाएगा, 2 जगह तो चलाएगा नहीं, और 3-4 जगह जीत लिया था। तो क्या हुआ कि आपस में बिखराव होने लगा। ये जो क्षेत्र था आपस में बिखराव होने लगा। समरकंद में भी अपना अपने बिखराव, आपसी जो मैटर था इसके खिलाफ में होने लगा। फिर जब समरकंद गया तो काबुल की तरफ मतलब जैसे कि विद्रोह होने लगा, गजनी में होने लगा। मतलब ये एक जगह सही से नहीं रह पाता था। जब काबुल आता था तो यहाँ पर होता था, यहाँ आता था तो गजनी में होता था। फाइनली ये कहीं पर टिक नहीं पाया, जिसके फलस्वरूप वो सोचा कि चलो अपना फरगना में चलते हैं, जहां का वो निवासी था। वहां गया तो फरगना का जो लोग था वो बोला कि तुम तो फरगना का रहने वाला है और छोड़कर तो दूसरा जगह क्यों गया भाई। तो यहाँ से भी इसको जगह नहीं मिला, यहाँ से भी भगा दिया गया। यानी फाइनली कि जो चारों तरफ का क्षेत्र था जीत तो लिया, लेकिन टिक नहीं पाया कभी। आपस में विद्रोह होना, फाइनली इसको यहाँ से भागने पर मजबूर हो गया। और ये सोचा इसने, देखिए समरकंद का जो क्षेत्र ये पहाड़ी क्षेत्र था, अब प्लस में इधर आगे मतलब आक्रमण करना बहुत मुश्किल था। तो बाबर ने सोचा कि इधर का जो क्षेत्र का जो जीत चुका था ऑलरेडी, तो बाबर ये सोचा कि इधर का जो क्षेत्र इसको जीतना बहुत ही इजी है, इसलिए इसने इधर के तरफ आक्रमण किया। और फाइनली इसने इधर आक्रमण करके और यहाँ पे भारत में फाइनली आक्रमण करता है, क्योंकि यहाँ से तो लोग कहीं टिक नहीं पाया। तो फाइनली इस रास्ता का चुना और देखा कि राजनीतिक व्यवस्था बहुत ही खराब है भारत की, कई छोटे टुकड़े में बैठ गया है, यदि भारत कमजोर दिख रहा है, उसी को मौका देखते हुए फाइनली बाबर भारत पे आक्रमण करता है। तो क्लियर है, आपको समझ में आ गया कि बाबर का कहां का रहने वाला था, कैसे भारत पर आक्रमण किया, इसके पहले कितना उसने छोटे छोटे क्षेत्रों को जीता, फाइनली इसने भारत पर आक्रमण किया। राजनीतिक दृष्टि देख लिए, आपको समझ में आ गया कि आखिर यहाँ पर कैसे हुआ। और फाइनली बाबर भारत पर आक्रमण करके मुगल वंश की स्थापना करता है। कैसे, तो अब पढ़ते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जाती है। तो यहाँ समझ में आ गया आप लोगों को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि बाबर कैसे भारत पर आक्रमण किया है। अब देखिए एग्जाम में जहां से क्वेश्चन पूछते हैं उसको हम लोग देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग अब एग्जाम व्यू पढ़ेंगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्त यदि बात किया जाए बाबर का, तो यह एक चगताई शाखा से संबंध रखता था। जो फरगना है ना, यहाँ पर एक चगताई जो जनजाति थी उससे संबंध रखता था। तो देखिए यह तुर्क का चगताई शाखा से संबंधित था। तो ये कई बार एग्जाम पूछा गया है कि किस शाखा से संबंध रखता था, कि चगताई एक क्षेत्र था, यहाँ से संबंध रखता था। क्लियर है। अब देखिए जहां से एग्जाम में क्वेश्चन स्टार्ट होता है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में स्टार्ट होता है जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ समझ में आ गया। अब हम इधर समझते हैं अच्छी तरीका से। देखिए यदि हम संस्थापक की बात करें, मुगल वंश के संस्थापक, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये कि मुगल जो वंश है ये 1526 लेकर के 1707 ईस्वी तक मुगल वंश को मतलब मेन जो है ईस्वी जो माना जाता है। कब 1526 से लेकर 1707 तक, यानी बाबर यहाँ आक्रमण किया और फाइनली औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है वहां तक। यानी इसका मतलब कि मुगल वंश समाप्त नहीं हुआ था, यानी जो वर्चस्व जो कि मजबूत जो शासक जो रहे हैं प्रमुख महान वो यहाँ तक रहे हैं।
बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब लोग थे, यहाँ तक मुख्य शासक हुए। 1707 से लेके 1857 तक जो क्षेत्र है उसे उत्तर मुगल काल के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब के बाद फिर बहादुर शाह प्रथम आएगा और फाइनली जो लास्ट में 1857 में बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है। तो वो हम बाद में देखेंगे, पर जो हमारा मुगल काल है 1526 से 1707, इसको हम लोग पढ़ेंगे पहले, जो कि एग्जाम में जहां से क्वेश्चन पूछी जाती है। तो ठीक है, चलते हैं। समझ में आ गया कि मुगल काल कब से कब था? 1526 से 1707 तक। तो चलिए, कौन कितना इधर शासन किया सबको हम लोग देखते हैं ठीक से। चलिए, संस्थापक की हम बात करें तो संस्थापक इसका था बाबर, यानी मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। कोई एग्जाम में घुमा दिया है, क्या पूछा है कि बाबर का वास्तविक नाम बताइए, बताइए बाबर का वास्तविक नाम। तो बाबर के जो वास्तविक नाम पूछे, यानी मूल नाम या वास्तविक नाम, वो है जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। यानी संस्थापक बाबर, जिसको पूरा नाम था जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो बाबर का वास्तविक या मूल नाम जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अब हम चलते हैं, इसको वंश को देखते हैं, यानी क्या एक माता पिता के बारे में एक बार देखते हैं, जहां से कैसे क्वेश्चन पूछता है। देखिए, तो संस्थापक बाबर समझ में आ गया। अब देखिए, बाबर के इधर हो गया पिता, इधर हो गया माता। तो पहले हम पिता को जानते हैं। बाबर जो पिता थे, जिसका नाम था उमर शेख मिर्जा। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बाबर के पिता का नाम बताइए, तो क्या? उमर शेख मिर्जा, जो कि तैमूर के वंशज थे। तैमूर के वंश कौन? उमर शेख मिर्जा। अब बताइए, तो पिता का समझ में आ गया। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा, जो कि तैमूर के वंश से थे। यदि हम माता की बात करें तो माता का नाम था कुतलुग निगार खान। कुतलुग निगार खानम भी कहीं कहीं आपको मिलेगा। तो कुतलुग निगार खान चाहे खानम, आप तो समझ ही जाइएगा, खान ही बोलते हैं ज्यादा। तो माता का नाम क्या? कुतलुग निगार खान, जो कि ये मंगोल के वंशज थी। गजब। अब देखिए, पिता हो गया तैमूर के वंशज, अब माता हुई मंगोल के वंशज। मंगोल के वंशज कौन? आप लोग पता होगा, जिसको चंगेज खां था। मंगोल से कौन? चंगेज खां था, समझ रहा था। चंगेज खां था कहां से? मंगोल से। तैमूर से तैमूर लंग, आपको सभी लोग को पता होगा। मंगोल से चंगेज खां। अब देखिए, पिता हो गया अलग वंश के, माता हो गई अलग वंश के। तो देखिए, तो हुआ क्या कि तैमूर प्लस मंगोल मिल करके बना है क्या? मुगल। यानी पिता थे तैमूर के वंशज, माता थी मंगोल के, और दोनों के मिलके ही तो बाबर का जन्म हुआ। तो ये हो गया मुगल। यानी मुगल कैसे बना? तो तैमूर प्लस मंगोल के से मिल करके मुगल बना है। यानी इसका मतलब तो ये ना हुआ जब माता पिता अलग वंश के थे, तो ये हो गया बाबर। देखिए, बाबर के मतलब क्या है? बाबर इसलिए इसको कहा जाता था। देखिए, नाम था इसका जहरुद्दीन मोहम्मद। जहरुद्दीन मोहम्मद ही नाम था। बाबर मतलब उस टाइम जो क्षेत्र था उन लोग का, जो कि बाबर का जो क्षेत्र था, वहां मतलब ये खुद ही अपने आप में मतलब शक्तिशाली मतलब दम रखता था। ये मतलब बाबर उस समय वहां के बाघ को लोग बाबर कहा जाता है, तो बाघ को उपाधि दिया गया था। इस बाघ से ये बाबर इसका आया है। यानी बाबर का मतलब बाघ होता है वहां पे। तो क्लियर है। माता कुतलुग निगार खान, जो कि मंगोल की वंशज थी। क्लियर हो गया। तो संस्थापक बाबर, पूरा नाम? तो पूरा नाम जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, जो कि तैमूर के वंशज थे। अब माता कुतलुग निगार खान, जो कि मंगोल के वंशज थी। अब देखिए, हम जन्म किसकी बात करते हैं? बाबर का जन्म कब हुआ? दोस्त, बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 ईस्वी में। देखिए, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में। ये इंपॉर्टेंट है, याद करना। याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब इजी है। कैसे? तो 14 फरवरी हमको नहीं, आप जितना भी अभी क्लास में देख रहे हैं आप लोग, मेरा नहीं लगता है कि किसी को ये बात नहीं पता होगा। 14 फरवरी कौन सा दिन है? वैलेंटाइन डे। तो इसलिए याद करना है कि वैलेंटाइन डे के दिन इसका जन्म हुआ था बाबर का। तो बाबर का जन्म वैलेंटाइन डे 14 फरवरी ईस्वी में 1483 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? तो फरगना में हुआ था। क्लियर है। अब देखिए, जन्म तो हो गया,
इसका पिता उमर शेख मिर्जा शासन कर रहे थे, इनका जन्म हुआ। फिर क्या हुआ कि जो पिता थे उमर शेख मिर्जा, उनकी 1494 में मृत्यु हो जाती है। 1484 में उनकी 94 में मृत्यु हो जाती है। किसका? उमर शेख मिर्जा को। बाबर का जन्म हो गया 1494 में, उनका पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो जाती है। उस टाइम मात्र बाबर का जो उम्र था 11 वर्ष था, और 11 वर्ष की उम्र में वहां का अपना जो गद्दी को संभालता है। देखिए ध्यान से, 1494 में इसके पिता की मृत्यु हो जाती है, पिता की मृत्यु। तो 94 में मृत्यु हुआ, जनवरी 83 में इसका जन्म। तो 83 या 94 कितना? 83 94 प्लस 11 11 है, यानी 11 वर्ष की उम्र में इसके आयु में वह फरगना का शासक बना। कौन? बाबर। यानी 1494 में पिता के मृत्यु के बाद, यानी बाबर के पिता से उमर शेख मिर्जा की मृत्यु के बाद मात्र 11 वर्ष की आयु में फरगना का शासक बनता है और अपने सत्ता को संभालता है। अब देखिए, अब शासक बन गया यहाँ का फरगना का, तब आपको यहाँ से समझ में आया कैसे शासक बन गया। और बाबर का प्रारंभिक संघर्ष, अगर शासक बन गया तो भाई संघर्ष कैसे हुआ उसका, कैसे अपने सत्ता को विस्तार किया, कैसे शासन को चलाया आपने। तो यहाँ से आपको अब इसको आपको यहाँ से जोड़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। कैसे? देखिए, बाबर के प्रारंभिक आक्रमण की हम बात करें तो सबसे पहले आता है 1494 में, यानी जिस साल शासक बना उसी साल इसने आक्रमण कर दिया। 1494 में समरकंद पर आक्रमण किया, लेकिन असफल रहा। बताइए, जिस साल शासक बना 11 वर्ष की उम्र में, उसी साल यहाँ जन्म हुआ और यहाँ पर आक्रमण कर दिया, समरकंद पर आक्रमण कर दिया, लेकिन इसने असफल रहा, सफल नहीं हो पाया इसने। तो पहला आक्रमण बाबर का 1494 में, कहा? समरकंद में। क्या सफल हुआ? जी सफल नहीं हुआ, भागना पड़ा उसको। लेकिन ये बहादुर व्यक्ति डटा रहा, अपने आप में कभी हार कबूल नहीं किया। फिर क्या किया कि फिर इसने 3 साल के बाद पुनः 1497 इसने फिर से आक्रमण किया समरकंद पे। 1497 में समरकंद पर आक्रमण किया और जीत लिया और वहां लगभग 100 दिन तक शासन किया रह करके। तो समझ में क्लियर, यानी पहला 1494 में आक्रमण किया समरकंद पर इधर, लेकिन असफल रहा। 3 साल के बाद 1497 में फिर से आक्रमण किया समरकंद पर, और दूसरा बार आक्रमण किया तो जीत लिया। जीत करके लगभग 100 दिन तक वहां रह करके शासन किया। तो यहाँ से आप समझ में आ रहा है, तो मैं समझाया, यहाँ के इसको कनेक्ट कर रहे हैं तो अच्छा समझ में आ रहा है कैसे इसने क्या काम किया है। अब देखिए, फाइनली 1504 ईस्वी में काबुल और गजनी को जीता। देखिए, 1504 ईस्वी में काबुल और गजनी को जीता, यानी इसको जीतने के बाद फिर इसने इधर की तरफ बढ़ा और इधर जो काबुल और गजनी के क्षेत्र था इसको जीत लिया, यानी इधर भी जीत लिया, इधर भी जीता। कौन? 1504 ईस्वी में इधर के क्षेत्र को जीता, और जब इधर के क्षेत्र को जीत लिया, काबुल गजनी क्षेत्र को जीत लिया, तो इसने उपाधि धारण किया। कौन सा उपाधि? तो पादशाह। 1507 ईस्वी में इस बाबर ने पादशाह की उपाधि धारण की। गजब, अपने आप को पादशाह बोला जाए, मैं हूं जो वंश मैं हूं, ऐसा मतलब इसको कहना था। एक इधर भी जीत लिया था, इधर भी जीत लिया था। इसके बाद में इसके प्रति विद्रोह होने लगा अब कि जीत रहा है, शासन कर ही नहीं रहा है, भाग कभी यहाँ कभी यहाँ। तब इसको शरण नहीं मिला तो लास्ट में भागा था। कैसे? तो समझिए, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि यहाँ का क्षेत्र को जीत लिया, यानी यहाँ जीता, सभी क्षेत्र को जीत लिया। जीतने के बाद इसको विद्रोह होने लगा और लास्ट में इसको यहाँ से भागना पड़ा। और सबसे इधर भागने क्रम में इधर इसको जीतना इजी लगा कि चलो इधर जितना इजी हम इधर आक्रमण करते हैं। फाइनली इसने भारत की तरफ कदम रख दिया। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि बाबर का भारत पर आक्रमण। बाबर का प्रारंभिक आक्रमण देख लिए, प्रारंभिक में क्या किया, और बाबर ने भारत पर कैसा आक्रमण किया। देखिए, बाबर का भारत पर आक्रमण सबसे पहले इसने 1519 ईस्वी में बाजौर एवं भेरा को किला को जीता। जब यहाँ पे स्टार्टिंग जब आक्रमण किया तो पंजाब के जो क्षेत्र है, पाकिस्तान पंजाब पे, पहले पाकिस्तान भी एक ही में था, तो पाकिस्तान पंजाब के क्षेत्र में जो था एक था जिसे बाजौर क्षेत्र था, बाजौर को जीता। और साथ ही में साथ उसमें एक भेरा था, भेरा के किला,
तो बाजौर के साथ भेरा को किला को जीता। कब? 1519 ईस्वी में। पहली आक्रमण कर दिया का, हाँ 1519 बाजौर और भेरा को किला को जीत लिया। अब जीत लिया तो भाई इसको यहाँ तो रहने का शरण था नहीं। अब भारत आक्रमण करके भेरा किला को जीत लिया। अब जीत लिया तो पहले बोला पहले हमको पहले विश्राम करने दो, सारा भाई बहुत भागा। अब हमको जीत लिया है, अब किला को मैं आराम करूंगा। कुछ दिन तक पहले आराम से चैन के दिन सोया, क्योंकि तो सोने का ऐसा से मिला नहीं था। चैन से कुछ दिन सोया वहां पे, कुछ दिन तक ही। फिर नेक्स्ट 1500 कुछ दिन के बाद 1519 ईस्वी में पेशावर तक जीत लिया। यानी बाजौर के बाद इसने पेशावर को जीता इसी क्षेत्र में 1519 में। फाइनली जब ये जीत जाता है तो अपने आप को सोचता है कि आक्रमण करना बहुत ही इजी है। फिर इसने क्या किया कि 1520 ईस्वी में बाजौर से लेकर पंजाब के सियालकोट तक जीत लिया। यानी बाजौर से लेकर के यहाँ से और पंजाब के यहाँ जो क्षेत्र है यहाँ तक, बाजौर से पंजाब तक पूरा यहाँ मतलब काफी लंबा चौड़ा सीमा को जीत लिया। अपने आप और गौर लग गया कि अरे यार अब तो मैं कुछ कर सकता हूं। तो देखिए 1520 ईस्वी में इसने बाजौर से लेकर पंजाब के सियालकोट तक जीत लिया। अब क्या होता है कि जीत लिया, जीतने के बाद क्या होता है कि उसने फिर 1524 ईस्वी में फिर से एक अभियान चलाता है। और 1524 ईस्वी में उसने लाहौर सहित पाकिस्तान का जो क्षेत्र है लाहौर जानते हैं, लाहौर सहित पंजाब के अधिकांश भाग को जीत लेता है। यानी फाइनली लाहौर को जीतता है और पंजाब के अधिकांश भाग को जीत लेता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि उसने 19 से लेके 24 तक लगभग जितना इधर क्षेत्र था इस सबको ये जीत लेता है। तो देखिए भाई क्या होता है, मनोबल तो इसका बढ़ गया। बढ़ने के क्रम में क्या हुआ कि आपस में भारत में मतभेद हो गया। क्या हुआ तो देखिए, दिल्ली में शासन चल रहा था जिसका था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी का भतीजा था, कुछ लोग इब्राहिम लोदी के भतीजा था जिसका नाम था दौलत खां। दौलत खां कौन था? इसका इब्राहिम लोदी का भतीजा था, जिसका नाम था आलम खां और दौलत खां। आलम खां और दौलत खां था। ध्यान से समझिएगा, मजा आएगा। जब पूरा जो क्षेत्र जीत लिया तो दिल्ली के जो क्षेत्र था इब्राहिम लोदी, वैसे भी इब्राहिम लोदी से लोग बोलता था कि देखिए बाबर आक्रमण कर रहा है। तो इब्राहिम लोदी बोलता था करने दो आक्रमण, जब दिल्ली की तरफ बढ़ेगा तो देखेंगे। इब्राहिम लोदी क्या बोलता था कि आक्रमण करने दो, जब दिल्ली की तरफ आएगा तो देखेंगे, उस टाइम हम देखेंगे उसको कैसे क्या करेगा, हम उसके बाद मतलब लड़ाई करेंगे उसके बाद। तब तक ये सोचता ही रहा कि यहाँ से क्षेत्र आ गया। तो इब्राहिम लोदी का तो भतीजा था लोग, अब भतीजा था, कुछ लोग बोलता जाता है सरदार लोग भी था, मान उससे संबंध रखते थे लोग। तो दौलत खां और निगार खां, इसने क्या किया कि बोला इसको बाबर को कि सुनो बाबर को इसने आमंत्रित किया कि सुनो बाबर तू आ जाओ और आ करके और दिल्ली पर आक्रमण करो और इब्राहिम लोदी को मार दो और मार करके अपना मतलब सोच तो उसका वही था, आएगा दिल्ली में मारेगा, मार करके लूट पाट चला जाएगा, हम सत्ता ले लेंगे। तो दौलत खां और आलम खां, दौलत खां और आलम खां, देखिए इब्राहिम लोदी के कितना दो मतलब जो भतीजा लोग थे दौलत खां आलम खां, वो लोग बोले निगार खां नहीं आलम खां था, दौलत खां और आलम खां। तो इसने बाबर को आमंत्रित किया कि आपने आइए दिल्ली में और इब्राहिम लोदी को मार दीजिए, मार करके अपना कुछ लेना तो चले जाइए, सत्ता हमको दे दीजिए। बाबर बोला कि चलो ठीक कर रहा है। साथ में साथ एक यहाँ का जो क्षेत्र था राजस्थान का क्षेत्र, जहां का शासक राणा सांगा, कितना प्रमुख शासक था। राणा सांगा भी चाहता था कि दिल्ली में आकर के मार दे इसको, मार करके चले जाए ताकि हम लोग वहां तक शासन करेंगे। राणा सांगा भी बाबर से मिला है, सपोर्ट किया है। राणा सांगा, आलम खां, दौलत खां सभी लोग मिल करके बाबर को आमंत्रित करते हैं, यानी मिल के खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारता है लोग। तो बाबर को आमंत्रित करते हैं कि बाबर आइए आप यहाँ पे आक्रमण कीजिए और हम लोग आपका सहयोग करेंगे। और आलम खां, दौलत खां, राणा सांगा ने भी बाबर को सहयोग किया है बुलाने में
और बाबर फाइनली भारत पर आक्रमण करता है। मैंने भारत पर आक्रमण तो कर ही लिया था, मेन रूप से दिल्ली पर आक्रमण करने की कोशिश करता है। और दिल्ली पर आक्रमण करता है तो सबसे पहले उसने पानीपत, एक हरियाणा का क्षेत्र जिसे हम बोलते हैं पानीपत, पानीपत के में एक जो मैदान है उस पर पहला युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होता है। और होता है जिसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है, और हारने के बाद यहाँ पे बाबर ने जब हार गया तो आलम खां दौलत खां बोला कि ठीक है तुम मार दिया जा। भाई बाबर जब आलम खां दौलत खां बुलाया था और राणा सांगा ने भी जब हरा दिया इब्राहिम लोदी को तो बोला अब मार दिया ना, जो लेना है लेके जाओ। बाबर बोला ये क्या बोल रहा है, हम जाने के लिए आए हैं क्या, नहीं जाएंगे। बोला नहीं जाएगा। तो फाइनली इसने राणा सांगा के भी युद्ध हुआ है। तो कैसे भारत में कितना युद्ध किया बाबर, और यहाँ तक इब्राहिम लोदी को हराने के बाद तो मुगल वंश की स्थापना ही कर दिया था उसी टाइम 1526 में। और फाइनली इसने पानीपत युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। और लास्ट में भारत के साथ 3-4 युद्ध किए हैं। कैसे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्त आज आपको बाबर से संबंधित जो बेसिक जानकारी था वो मैं आपको बता दिया हूं। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग कि बाबर द्वारा किया गया युद्ध है, यानी बाबर पानीपत का युद्ध कैसे किया, पानीपत के बाद खानवा का युद्ध किया, फिर चंदेरी का युद्ध किया, फिर घाघरा का युद्ध किया, कैसे किया और किस किस युद्ध में क्या इसका योगदान रहा और कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ठीक है दोस्त, ये हो गया पार्ट 1, इसको बोलेंगे पार्ट 1 बाबर से। मुगल काल में बाबर से पार्ट 1 हो गया। और पार्ट 1 आप देखिए लंबा चौड़ा क्लास हो जाएगा, वीडियो भी लंबा चौड़ा बन जाएगी ऑफलाइन देखने वाले के लिए भी। तो इसलिए आपको हम यहीं पर छोड़ देते हैं। अब कल इसका जो भारत में कैसे युद्ध हुआ था, कल 4 युद्ध को देखेंगे दूसरी क्लास में। तो पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 बिल्कुल मत देखिएगा क्योंकि आधा ज्ञान लेना अच्छी बात नहीं, ज्ञान लेना पूरा ज्ञान लीजिए। तो ठीक है दोस्त, कल का क्लास में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसका पार्ट 2 में। यदि आपको अच्छा लगा ये क्लास तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, कल मिलते हैं क्लास में, तब तक जय हिंद।